एवरीवन, तो आज हम चैप्टर 5 बैक स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सरफेस लैंडमार्क्स के बारे में। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले हम ये डायग्राम ही एक बार पहले देख लेते हैं। तो डायग्राम में सबसे पहले हमें क्या दिखाया गया है, तो जो चीज़ हमें पता है अगर उसकी बात करूँ तो यहाँ पे है एक एक्रोमियन प्रोसेस, ये है ग्रेटर ट्यूबरकल, ये है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। ये सारी चीज़ें हम पहले ही पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये जो नई चीज़ है वो है ये म्यूचुअल फरो, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे है C7 स्पाइन देखेंगे, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस देखेंगे हम, सुपीरियर म्यूचुअल लाइन ये भी देखेंगे, T12 स्पाइन, ईलियक क्रेस्ट, इस्चियल ट्यूबरोसिटी और ग्रेटर ट्रोकैंटर। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें यहाँ पे इस डायग्राम में दी गई है। एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सरफेस लैंडमार्क में हमें सबसे पहले जो चीज़ लिख के दी गई है वो है स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड। तो पहला मेजर लैंडमार्क है ये अपर थॉरिक्स के पोस्टीरोलेटरल एस्पेक्ट पर बैठी हुई होती है स्कैपुला, यानी ऊपर के सीने के पीछे और बगल की तरफ। ठीक है, स्कैपुला का जो वर्टिकल एक्सटेंट है वो सेकेंड रिब से लेकर 7th रिब तक होता है। यानी अगर आप रिब्स गिन रहे हैं तो सेकेंड से 7th रिब के बीच में आपको स्कैपुला मिल जाएगा। हालांकि मसल्स ने इन्हें मोटे तौर पर कवर कर रखा है, तो फिर भी लिविंग पर्सन में इसका ज़्यादातर आउटलाइन हम पैल्पेट कर सकते हैं। पहला इसका जो पैल्पेटेबल पार्ट है वो है एक्रोमियन प्रोसेस, जो कंधे के बिल्कुल टॉप पर फील होता है। दूसरा है स्कैपुलर स्पाइन का क्रेस्ट, ये एक्रोमियन से शुरू होकर मीडियल और थोड़ा नीचे चलता है और एंड में स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर तक पहुंचता है। तीसरा है हमारे पास मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर पूरा इंफीरियर एंगल भी पैल्पेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इस डायग्राम में हमें ये पूरा का पूरा स्कैपुला दिखा है। ठीक है, उसके बाद हमें ये लिख के दिया है कि रिब की काउंटिंग का एक थोड़ा सा शॉर्टकट है। स्कैपुला का जो इंफीरियर एंगल है उसके ठीक नीचे 8th रिब हमको मिलती है। इसीलिए लोअर रिब्स को आइडेंटिफाई करने के लिए 8th रिब को पकड़ो, फिर नीचे गिनो 9, 10, 11 और 12। ईलियक क्रेस्ट, ये क्या है? ईलियक क्रेस्ट कमर के ठीक नीचे कर्व्ड बोने रीज है जो पैल्पेट होती है। इसका फ्रंट एंड इसको हम बोलते हैं ASIS, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, पोस्टीरियर एंड जिसको हम PSIS भी बोलते हैं, जो बटक के ऊपर एक शैलो डिम्पल में फील होता है, मीडियम प्लेन से करीब 5 सेंटीमीटर दूर। अभी सैक्रम जो है वो दोनों डिम्पल्स के बीच में पैल्पेट होता है, सैक्रम। ठीक है, मीडियम प्लेन में आमतौर पर 3 सैक्रल स्पाइन फील होते हैं। पॉकेट्स दोनों बटक्स के बीच में मीडियम प्लेन। ठीक है, उसके बाद हमने लिख के दिया है 7th सर्विकल वर्टिब्रा और उसके बारे में। तो C7 वर्टिब्रा को वर्टिब्रा प्रोमिनेंस भी कहते हैं, क्योंकि गर्दन के रूट पर आप उसको आसानी से फील कर सकते हैं। ठीक है, गर्दन के पीछे ऊपर एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस के 5 सेंटीमीटर नीचे आपको C2 स्पाइन पैल्पेट होता है। और भी इसके इम्पोर्टेंट लेवल हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। T3 स्पाइन जो कि स्कैपुलर स्पाइन रूट के लेवल पर है। L4 स्पाइन ईलियक क्रेस्ट के सबसे ऊंचे पॉइंट के लेवल पर। S2 स्पाइन PSIS के लेवल पर होता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर लिख के दी गई। ठीक है, ये सारी की सारी स्पाइन C7, T3, T7, T5 सब हमें यहाँ पर लिख के दिया गया। हेड और नेक के जंक्शन को मार्क करता है एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस और सुपीरियर म्यूचुअल लाइन। एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस जो है वो सिर के पीछे मीडियम प्लेन में बोनी प्रोजेक्शन म्यूचुअल फोरम के ऊपरी एंड पर है।
और म्यूचुअल फ्लो वही वर्टिकल ग्रूव है जो गर्दन के पीछे चलता है, ठीक है। आप गर्दन के पीछे हाथ रखोगे और आपको जो फ्लोरो दिखेगा बस उसी की हम बात कर रहे हैं। सुपीरियर म्यूचुअल लाइन्स प्रोट्यूबरेंस से दोनों तरफ कर्व्ड रिजेस जो मास्टोइड प्रोसेस तक जाती है। म्यूचुअल फ्लो ऊपर प्रोट्यूबरेंस तक और नीचे C7 स्पाइन तक चलती रहती है, ठीक है। तो बैक के सरफेस लैंडमार्क है यहाँ बोलो स्केपुला सेकेंड से 7th रिब, एक्रोमियल टॉप, स्पाइन क्रेस्ट, इंफीरियर एंगल, ठीक है। 8th रिब स्केपुला एंगल के नीचे, इलियक क्रेस्ट, ASIS फ्रंट और BSIS डिम्पल बैक, सेक्रम, पिन स्पाइन, बिटवीन डिम्पल्स, कॉक्सिक्सी मीडियन, वर्टिब्रे, C7 नेक रूट, T3 स्केपुलर स्पाइन रूट, L4 इलियक क्रेस्ट टॉप, S2 PSIS, हेड नेक प्रोट्यूबरेंस प्लस म्यूचुअल लाइन, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली है। अभी आगे हम बढ़ते हैं स्किन और फेशिया ऑफ द बैक। सबसे पहले हमें आपको रीज़न बताना क्या कि इंसान जो है वो अक्सर पीठ के बल लेटता है, इसीलिए बॉडी वेट का सबसे ज़्यादा जो दबाव है वो बैक की स्किन और फेशिया पर पड़ता है। इसी वजह से इन स्ट्रक्चर्स की बनावट ऐसी है कि ये लगातार प्रेशर को सहता है, ठीक है। इसी एडेप्टेशन की वजह से बैक की स्किन मोटी होती है और नीचे फेशिया से टाइट चिपकी रहती है, ज़्यादा फ्रीली मूव नहीं होती। सुपरफिशियल फेशिया यहाँ मोटी है और स्ट्रॉन्ग है, इसमें अलग अलग लोगों में अलग अलग मात्रा में फैट हो सकता है और ये कनेक्टिव टिश्यू के सेप्टा से स्किन को पकड़ कर रखती है। डीप फेशिया भी बहुत डेंस और टफ होती है ताकि मसल्स को अच्छी सपोर्ट हो, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है, सर्जरी में या डिसेक्शन में बैक की स्किन को फेशिया से अलग करना मुश्किल होता है क्योंकि दोनों बहुत स्ट्रॉन्गली जुड़ी हुई है और ये भी वही प्रेशर अडेप्टेशन। अब अगर हम नर्व्स की बात करें तो इन नर्व्स का सेंसरी एरिया जो है तो नर्व्स की बात करें तो बैक की स्किन की सारी जो क्यूटेनियस नर्व्स है ना वो स्पाइनल नर्व्स के पोस्टीरियर प्राइमरी नाम से आती है, यानी स्पाइनल नर्व निकलने के बाद जो पीछे की तरफ ब्रांच जाता है ना वही बैक की मसल और स्किन संभालता है। इन नर्व का जो सेंसर एरिया वो पीछे से लेकर पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन तक जाता है, यानी बगल के पीछे वाले किनारे तक बैक की स्किन इन्हीं से ही सप्लाई होती है। उससे आगे साइड वाली चेस्ट पर फिर आगे चेस्ट वाली साइड पर फिर एंटीरियर आगे की क्यूटेनियस ब्रांचेस आते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट अगर हम बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन पॉइंट है कि C1, C7, C8, L4, L5 के पोस्टीरियर प्राइमरी नामी कोई क्यूटेनियस ब्रांच देते ही नहीं, यानी सिर्फ मसल्स वगैरह को सप्लाई करते हैं, स्किन को नहीं। इसके उल्टा सारे के सारे 12 थोरेसिक नर्व प्लस L1 और L3 और S1, S5 के पोस्टीरियर नामी डेफिनेट क्यूटेनियस ब्रांचेस स्किन को देते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि हर पोस्टीरियर प्राइमरी रेमस 2 ब्रांचेस में बढ़ता है, मीडियल और लेटरल, दोनों मिलकर डीप बैक मसल स्पेशली इरेक्टर स्पाइन ग्रुप को मोटर सप्लाई देता है। लेकिन स्किन तक जाने वाली क्यूटेनियस ब्रांच सिर्फ इनमें से एक ही होती है, या तो मीडियल आगे बढ़ेगा या लेटरल, दोनों में कौन सा वाला ये लेवल के हिसाब से बदलता है, ठीक है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो अपर हाफ ऑफ बैक मतलब नेक से लेकर T6 तक यहाँ मीडियल ब्रांचेस की क्यूटेनियस बनते हैं। लोअर हाफ यानी T7 से नीचे यहाँ लेटरल ब्रांचेस क्यूटेनियस बन जाते हैं। तो ऊपर वाला हिस्सा मीडियल ब्रांचेस स्किन तक, नीचे वाला लेटरल ब्रांचेस स्किन तक। जो भी फाइनली क्यूटेनियस नर्व्स बनाता है ना, वो स्किन में जाने से पहले खुद को 2 हिस्सों में बच जाता है, छोटा मीडियल बड़ा लेटरल ब्रांच, और फिर ये दोनों स्किन के अलग अलग हिस्से को सप्लाई करते हैं। चौथा पॉइंट है कि पोस्टीरियर प्राइमरी नामी का काम, उसके अंदर 2 बातें आती हैं, इंट्रिंसिक बैक मसल जैसे कि इरेक्टर स्पाइन या फिर ट्रांसवर्सल स्पाइनलिस को मोटर सप्लाई देना, इन मसल्स को ढकने वाली ऊपरी स्किन को सेंसरी सप्लाई देना। और एक और इम्पोर्टेंट डेटा कि इनके क्यूटेनियस एरिया की सीमा मसल से भी ज़्यादा बाहर तक लेकर जाती है, यानी स्किन सप्लाई मसल से थोड़ा बियॉन्ड तक चल जाती है। 5वें पॉइंट के बारे में बात करूँ तो किसी भी लिम्ब में यानी हाथ या पैर के स्किन या मसल को पोस्टीरियर प्राइमरी नामी सप्लाई नहीं करती। लिम्ब्स का काम हमेशा एंटीरियर प्राइमरी नामी ही सप्लाई करता है।
लेकिन यहाँ एक स्पेशल एक्सेप्शन है L1, L2, L3 और S1, S3 के पोस्टीरियर रामी की क्यूटिनस ब्रांचेस। ये बाकी की तरह स्ट्रेट पीछे ऊपर नहीं जाती, बल्कि नीचे की तरफ मुड़ कर ग्लूटियल रीजन की स्किन को सप्लाई करती है। इसीलिए टेक्निकली ये भी लिम्ब एरिया की स्किन सप्लाई है, लेकिन इसलिए ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जनरल रूल का एक्सेप्शन है। यही नर्व्स मिलकर सुपीरियर, मीडियल, इंफीरियर, क्रिनियल नर्व्स बनती है जो बतख की स्किन को सेंसेशंस देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेटरल क्यूटिनस ब्रांचेस। ठीक है, यहाँ पे लेटरल ब्रांच है, मीडियल ब्रांच है, डॉर्सल रामस, ट्राइबल रामस, डॉर्सल रूट दिखा है आपको, वेंट्रल रूट दिखा है, सिंपैथेटिक है। ठीक है, और यहाँ पे एंटीरियर क्यूटिनस ब्रांच। डाइसेक्शन एज यूजुअल छोड़ देते हैं आपकी डाइसेक्शन वाली क्लास के लिए। ठीक है, जो कि आप कॉलेज में पढ़ोगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मसल्स कनेक्टिंग द अपर लिप विद द वर्टिकल कॉलम। अभी हम वो मसल पढ़ रहे हैं जो अपर लिप को सीधे वर्टिकल कॉलम से जोड़ती है। इन्हें कलेक्टिवली कहते हैं पोस्टीरियर एक्सियो अपेंडिकुलर मसल्स। एक्सियो यानी कि एक्सियल स्केलेटन, स्पाइन डायरेक्ट, अपेंडिकुलर यानी कि लिम्ब, और ये सब पीछे की तरफ इसीलिए पोस्टीरियर। ठीक है, इन मसल्स को 2 लेयर से बांटा गया है। कौन कौन से 2 लेयर से? सुपरफिशियल लेयर और डीप, जैसा कि डायग्राम ऑफ फ्लो चार्ट में दिखाया गया है। ठीक है, डायग्राम ऑफ फ्लो चार्ट दिखा देगा ये फ्लो चार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुपरफिशियल लेयर जिसके अंदर है ट्रेपेजियस और लेटिसिमस डॉर्सी। सबसे ऊपर वाली सुपरफिशियल लेयर में 2 बड़ी मसल्स होती है। ट्रेपेजियस पूरी अपर बैक और नेक पर फैली हुई है, और लेटिसिमस डॉर्सी लोअर बैक और साइड पर बड़ी हुई शेप की मसल है। ये दोनों स्किन के बिल्कुल नीचे दिखती है। इनके नीचे वाली डीप लेयर में 3 मसल्स होती है। लेवेटर स्केपुला नाम से है, नाम से क्लियर है, स्केपुला को ऊपर उठाती है। रोम्बॉइड मेजर और रोम्बॉइड माइनर, 2 पतली मसल्स जो स्केपुला को स्पाइन की ओर खींचती है। इनकी ओरिजिन और इंसर्शंस जो है वो हमें यहाँ पे डिटेल में दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ट्रेपेजियस, लेटिसिमस डॉर्सी, लेवेटर स्केपुला, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर। ठीक है, तो इसके ओरिजिन और इंसर्शन हमें यहाँ पे लिख के दिए गए हैं। और नर्व सप्लाई प्लस एक्शंस ये भी यहाँ पे हमें लिख के दिया गया है। तो आपको हमेशा इस सीक्वेंस में याद करना, सुपरफिशियल, फिर डीप, फिर नर्व और फिर एक्शन। ठीक है, ऑलवेज आपको इसी तरह आपको याद है। ठीक है, और एक और एक्स्ट्रा पॉइंट, ट्रेपेजियस मतलब 4 ही मसल्स के लिए हमने यहाँ पे लिख के दिया गया कि एडिशनल फीचर्स ऑफ द मसल्स ऑफ द बैक। तो ट्रेपेजियस और स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड SCM डेवलपमेंटली एक ही फैमिली से है। दोनों ब्रैंकियल आर्क मेसोडर्म से बनते हैं, इसीलिए दोनों को सेम क्रेनियल स्पाइनल एसेसरी नर्व 11 सप्लाई करती है। यही रीज़न है कि अगर एसेसरी नर्व कट जाए तो पेशेंट में SCM वीकनेस प्लस शोल्डर ड्रूप, ट्रेपेजियस पाल्सी मिल सकता है। ट्रेपेजियस का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? जब हम आर्म को 90 डिग्री से ऊपर एबडक्ट करते हैं, ओवरहेड ले जाते हैं, तो सिर्फ डेल्टर्ड काफ़ी नहीं है, स्केपुला को भी अपवर्ड रोटेट करना पड़ता है। और ये स्केपुलर रोटेशन में ट्रेपेजियस का प्रिंसिपल एक्शन है, सैरेटस इंटीरियर के साथ मिलकर ऑब्वियसली। इसीलिए ट्रेपेजियस पैरालिसिस में पेशेंट आपको शोल्डर लेवल से ऊपर नहीं उठा पाता। ट्रेपेजियस के नीचे छुपे हुए स्ट्रक्चर जैसे कि लेवेटर स्केपुला, रोम्बॉइड, स्पाइनल एसेसरी नर्व का डीप कोर्स एक्सेट्रा आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, फिगर दिखा देखते इन फिगर में दिखाया, प्लस फिगर 5.6 में दिखा है। तो 3 ठीक है, सारे के सारे मसल्स आपको यहाँ पे दिखा। ठीक है, इसका ट्रांसफर सेक्शन। अगर हम अपनी जगह पे वापस आए तो ट्रेपेजियस का क्लिनिकल टेस्ट बहुत ही सिंपल होगा। पेशेंट को बोलो कि कंधे ऊंचे करो, श्रग करो,
और एग्जामिनर अपने हाथ से ऊपर उठने को रजिस्ट करता है। अगर ट्रेपेजियस नॉर्मल है तो पेशेंट रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी शोल्डर उठा पाएगा, और अगर ऐसी सारी नर्व में लेजन है तो उसी साइड पर श्रग वीक होगा या तो एब्सेंट होगा। अब हम बात करते हैं लैटिसिमस डॉर्सी के बारे में। ये खास बात वाली मसल है। ये अकेली मसल है जो पैल्विक गर्डर प्लस वर्टिबल कॉलम दोनों को अपर लिम्ब से जोड़ती है। इसकी ओरिजिन बहुत लोअर थोरेसिक वर्टिब्रे, लंबर फेशिया या क्रेस एक्सेट्रा, लेकिन इंसर्शन बहुत ही गहरा है। सिर्फ यूमरस के बाइसिपिटल ग्रूव के पास छोटे से एरिया पर, मतलब बड़ी चादर और छोटी घाटी, इस टाइप की डिज़ाइन है। एम्ब्रियोलॉजी में लैटिसिमस डॉर्सी शुरुआत में लिम्ब के एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में डेवलप होती है और फिर ग्रोथ के दौरान ट्रंक पर अपने वाइड ओरिजिन की तरफ माइग्रेट होती है और अपनी नर्व को भी साथ खींच कर ले जाती है। इसी वजह से थोरेकोडोर्सल नर्व ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलकर पीछे चेस्ट वॉल पर जाकर लेग डॉर्साई तक पहुँचती है। लैटिन में लेटस का मतलब होता है वाइड, इसीलिए लैटिसिमस मतलब वाइड। इसे स्वीवर मसल भी कहते हैं क्योंकि स्विमिंग में जो पावरफुल स्ट्रोक लगता है ना, इडक्शन, एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन हो, वो लेग डॉर्सी से ही आता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी क्लिनिकल टेस्टिंग्स की तो ईजी है। पेशेंट को कहिए कि जोर से खांसने को या आपको मजबूती से पीछे खींचने को। एग्जामिनर अपना हाथ पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड पर रखता है और वही लैटिसिमस डॉर्सी की मोटी किनारी महसूस होगी। कफ या फोर्सफुल एक्शन के समय अगर ये फोल्ड कड़ा और कॉन्ट्रैक्ट फील हो तो मसल और थोरेकोडोर्सल नर्व नॉर्मल है, अगर नहीं तो लीजन सस्पेक्ट कर सकते। ठीक है। यहाँ पे डायग्राम भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो कुछ नया नहीं है वैसे। ट्रेपेजियस मसल दिखाया, स्पाइंस दिखाई है और ये लेट दिखाया है। ठीक है, लेट डॉर्सी, और ये रियल दिखाया आपको। ठीक है, असल में दिखोगे तो कैसा दिखेगा आपको। और ओरिजिन और इंसर्शन तो हमने लगभग सारा कर ही दिया पहले। ठीक है, एक मसल मैंने आपको दिखा दी, याद है। तो अगर किसी को ये नहीं पता तो इसलिए लेक्चर्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें यहाँ पे एक और डायग्राम दिया गया है, पोस्टीरियर व्यू दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं मीडियल 1/3 ऑफ द सुपीरियर विजुअल लाइन्स और एक्सटर्नल सुपीरियर वर्टिब्रेंस, लिगामेंटल लूप से C7 स्पाइन दिख रही है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला दिख रही है, एक्रोमियल प्रोसेस, स्कैपुला ट्रायंगुलर। चलो ये हमें पढ़ना है अभी। क्या पढ़ना है? ये क्या? ट्रायंगुलर ऑफ ऑस्क्यूलेशंस। Auscultation, triangular of auscultation. Triangular of auscultation is a small triangular interval in the muscle of the back. ठीक है, तो आपको यहाँ पे triangular of auscultation अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे ट्राइंगल देख सकते हो, ग्रीन लाइन, रेड लाइन और पर्पल लाइन। ठीक है, इसकी बाउंड्री है कि मीडियली है लेटरल बॉर्डर ऑफ द ट्रेपेजियस, लेटरली है मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, inferiorly है the upper border of the latissimus dorsi, और floor of the triangle है it is formed by the 6th and 7th rib and the 6th intercostal space and the rhomboid major. ठीक है, अब देखो ये जो ट्रायंगुलर ऑस्कुलेशन है ना, ये पीठ की मसल के बीच का एक छोटा सा ट्रायंगुलर गैप है और क्लिनिकल एग्जाम में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको फिगर में भी दिखा दिया है, मैंने आपको इसकी बाउंड्रीज बता दी है। ठीक है, ये बैक का इकलौता ऐसा हिस्सा है जहाँ बड़ी मसल्स कवर नहीं करती, यही इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है। इसीलिए स्टेथोस्कोप से लोअर लोब के एपेक्स के रेस्पिरेटरी साउंड दोनों साइड पर यहाँ सबसे साफ सुनाई देते हैं और चेस्ट एग्जाम में यही स्पॉट मार्क करते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड पर स्पेशल पॉइंट है कार्डियक ऑरिफिस ऑफ स्टमक, इसोफेगस का स्टमक का एंट्री पॉइंट ठीक इसके नीचे होता है। एक्सरे आने से पहले इसोफेजियल ट्यूमर डायग्नोस करने के लिए पानी पिलाते थे। ठीक है, और इस आयन ट्रायंगल पे सुनते थे। ठीक है, ये लिक्विड का साउंड नॉर्मल है या ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है, ये पुरानी क्लिनिकल मेथड। आगे हम बढ़ते हैं।
अब दूसरा ट्रायंगल है लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटिट। ये कमर के नीचे मसल्स के बीच में एक छोटा सा गैप है, ठीक है। तो ये हमें कहाँ दिखाया गया है? ये हमें दिखाया गया है फिगर 5.7। तो ये रहा हमारा फिगर 5.7 पेटिट, ठीक है, लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटिट। अभी उसके बारे में ये, ठीक है, ये कमर के नीचे की मसल के बीच में छोटा सा गैप होता है, जैसा हमने पहले भी बोला। बाउंड्रीज की अगर बात करें तो मीडियली लेटिसिमस डॉर्सी का लेटरल बॉर्डर है, लेटरली एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का पोस्टीरियर बॉर्डर है, और नीचे इलियक क्रस्ट जो कि बेस बनाती है। फ्लोर इंटरनल ऑब्लिक मसल से बनता है। यहाँ कभी कभी लंबर हर्निया हो जाता है, यानी इंटरनल ऑब्लिक के वीकनेस से एब्डोमिनल कंटेंट्स यहाँ प्रोट्रूड हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो ये लंबर हर्निया के बारे में भी हमने बात कर ली। अब आ जाते हैं कुछ फैक्ट्स जो हमें याद करने हैं। तो लेटिसिमस डॉर्सी और पेक्टोरालिस मेजर दोनों को क्लाइंबिंग मसल भी कहते हैं, क्योंकि क्लाइंबिंग में आर्म को नीचे से ऊपर की ओर और खींचने का काम ये दोनों करते हैं। इलियक क्रेस्ट का हाईएस्ट पॉइंट है L4-7-5 लेवल, ठीक है। PSIS S2 वर्टिकल लेवल, C1 C7 C8 L4 L5 के पोस्टीरियर आर्मी क्यूटेनियस ब्रांचेस नहीं दिखते। ट्रेपेजियस टेस्ट के अंदर शोल्डर श्रग अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ट्रेपेजियस सप्लाई 11 क्रेनियल स्पाइनल रूट प्लस C3 C4। डॉर्सल स्कैपुलर नर्व लेवेटर स्कैपुलर रोम्बॉइड माइनर रोम्बॉइड मेजर को सप्लाई करते हैं। दो ट्रायंगल्स आपको याद हो गए, ऑस्कुलेशन ट्रायंगल और ट्रायंगल ऑस्कुलेशन। ट्रेपेजियस प्लस स्कैपुला प्लस लेटोर्सी 6 IACS इसका फ्लोर बनाते हैं, लंग साउंड सुनने में काम में आता है। और पेरी ट्रायंगल लेटोर्सी एक्सटर्नल ऑब्लिक और इलियक क्रेस्ट इंटरनल ऑब्लिक फ्लोर बनाता है इसका, और लंबर हर्निया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बैक वो कंप्लीट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमें ट्रांसफर सेक्शन दिया गया है, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल अच्छे से दिखाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे वो रोटेशन की बात की कि किस तरह से रोटेशन ऑफ द स्कैपुला ड्यूरिंग द एबडक्शन ऑफ द आर्म बियॉन्ड 90 डिग्री ब्रॉट अबाउट द ट्रेपेजियस एंड सेरेटस एंटीरियर मसल, ठीक है। और एक्शंस हम एक बार पढ़ लेते हैं ट्रेपेजियस के। Upper fibers act with levator scapula and elevate scapula as in shrugging. Upper fibers of both sides extend the neck. Middle fibers act with rhomboid and retract the scapula. Upper and lower fiber act with serratus anterior and rotate the scapula forward around the chest wall, thus playing an important role in abduction of the arm beyond 90 degree. Studies the scapular trapezius muscle. ठीक है, सारे के सारे वैसे हमने चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली है। रोम्बॉइड माइनर और रोम्बॉइड मेजर रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला के काम में आते हैं। लेवेटर स्कैपुला जो है वो एलिवेशन ऑफ स्कैपुला में हेल्प करता है और आर्म के मूवमेंट के टाइम पे स्कैपुला को स्टडी करने का काम करता है। लेट डॉर्सी और डिटेल में पढ़ा है हमने कि एसेंशियल है क्लाइंबिंग के लिए। इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला को होल्ड करता है अपनी जगह पे। वायलेंट एक्सपिरेटरी एफर्ट्स लाइक कफिंग और स्नीजिंग में भी हेल्प करता है। एडक्शन एक्सटेंशन मीडियम रोटेशन ऑफ द शोल्डर एज इन स्विमिंग, ग्रोइंग, क्लाइंबिंग, पुलिंग, फोल्डिंग ऑफ द आर्म बिहाइंड द बैक एंड स्क्रैचिंग ऑफ द अपोजिट स्कैपुला, ये सारे इसके फंक्शंस हैं। यहाँ पे जो मसल्स है उसके ओरिजिन और इंसर्शन जो कि सारे के सारे हमने जब इंडिविजुअल मसल्स हमने आगे स्टडी किए थे तो देख, ठीक। तो यहाँ पे बैक को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे स्कैपुलर रीजन को।